हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बहुत से समय बाद वीडियो आ रही है, कुछ काम थे, बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब वीडियो रेगुलर आएगी और टेक्निकल के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बी एस पी सी एल का फॉर्म रीओपन हुआ है, परसों से हुआ है 1 तारीख से। आप लोग उस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। जेई वालों के लिए इस बार सीट है, तो जेई वाले अपने सीट को देखते हुए फॉर्म भर देंगे जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि पिछली बार जब था 2000 पोस्ट तो उसमें क्या थी, जेई की पोस्ट जनरल के लिए नहीं थी। इस बार है तो ज़रूर भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। और अच्छा मौका है तो तैयारी में लग जाइए। हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए सारे जितने टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सीटीआई की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, इसमें सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपके डीआरडीओ, एलएमआरसी, जितने भी यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। डेली सेशन आते हैं, इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन रहते हैं इसमें, सही है। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अगर 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी 4 संधारित्र प्रत्येक 40 माइक्रोफैराड के समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो तंत्र की तुल्यकाली धारिता कितनी होगी। तो हमको पता है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है तो जैसे प्रतिरोध पैरेलल में होता है उसको इस तरह इसमें जोड़ते हैं, और जैसे रेजिस्टर उसमें सीरीज में होता है इसमें पैरेलल की तरफ जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे 40 कैपेसिटर के 40 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसका जो सी तुल्यांक हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। सी इक्विवेलेंट तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाएगा, सही है। तो जब इतना हो जाएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो हमारे सर ये आएगा 40 इंटू एन कर देंगे, ठीक है। तो 40 इंटू कितने कैपेसिटर थे, 4 थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 160। और यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, किसमें था, माइक्रोफैराड में, तो हमारी माइक्रोफैराड में आंसर हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 160 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो विद्युत फ्यूज है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो हमको पता है कि विद्युत फ्यूज है जो क्या होती है, हाई करंट पे हीट होके क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और जब ये मेल्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है, हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो ये जो किस इफेक्ट पे काम करता है, तो हमारा काम करता है जूल के हीटिंग इफेक्ट पे, किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, जूल के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। और वो फार्मूला क्या होता है, तो सर I² RT, सही है। क्या होता है, I² RT, ये हमारी किसका फार्मूला है, जूल के नियम का फार्मूला है, H बराबर I² RT। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पे काम करता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि वो करंट कितनी कैसे डिसाइड होता है, तो फार्मूला होता है I बराबर जो फ्यूज ला होता है KD, इसको विशेष ध्यान देना है 3/2, सही है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा था, I बराबर KD 3/2, जहाँ पे D क्या है हमारा डायमीटर है और K क्या है नियतांक, कि वो फ्यूज मटेरियल किस चीज़ का होगा, सिल्वर लगाएंगे कि एल्युमिनियम के, कॉपर के तार उसमें बांधेंगे, सही है। इसी नॉर्मल फ्यूज को जो हम लोग बोलते हैं तो किटकट फ्यूज भी बोला जाता है, या फिर रिवायरेबल फ्यूज, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंपल क्वेश्चन है
कि व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विथ, यानी जब बैटरी चार्ज की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टेज किसके साथ घटती है, डिस्चार्जिंग रेट पे घटती है, हाई टेम्परेचर पे घटती है, या चार्जिंग रेट बढ़ने पे घटती है, या फिर आवेश बढ़ने की अवस्था में घटती है। तो हमको पता है कि जब बैटरी चार्ज की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टेज किसके साथ घटती है, तो चार्जिंग दर से ही। देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग चार्जिंग रेट। जब चार्जिंग दर में कमी आती है तो हमारी वोल्टेज भी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, यानी क्या होती है, चार्जिंग रेट में कमी आएगी तो सबसे क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होगी, वो घटने लगेगी। सॉरी, देखिए मुझे बोल रहे यहाँ पे जब तापमान बढ़ता है तो हमारी क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज घटना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा हमारी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताना है कि ये जो सिंबल है ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किस चीज़ का है। तो हमारा सिंबल किसका है, तो सही मेरा सिंबल है ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, जो ग्राउंडिंग करते हैं तो ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसका सिंबल है, ग्राउंडिंग का सिंबल है। ठीक है, इसको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। 5वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कोर यूज इन द ट्रांसमिशन अप टू 66 kV। 66 kV का ट्रांसमिशन करना है तो इसके लिए कितने कोर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारे साथ प्रयोग होता है हमेशा 3 कोर केबल का प्रयोग करेंगे अगर AC है तो। ठीक है, AC है तो 3, और जब अंडरग्राउंड AC ले जा रहे हैं तो 3 कोर केबल का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से सर, R Y B। ठीक है, तो कितने कोर का प्रयोग होता है, तो सर हमारे होते हैं ये 3 कोर का प्रयोग किया जाता है, 3 कोर का प्रयोग करते हैं 66 kV तक। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। कि अगला क्वेश्चन है कि सीरीज RLC सर्किट है, यानी सीढ़ी RLC परिपथ में प्रतिरोध, इंडक्टर, संधारित्र के वोल्टेज क्रमशः दे चुके हैं, तो कुल वोल्टेज ज्ञात करें कितनी होगी। तो हमको पता है कि जो RLC परिपथ में जो टोटल वोल्टेज होती है, केवल इसको अगर DC होता है तो हम क्या करते हैं, तीनों का वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देते हैं, यानी 5 2 7 7 2 9 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सही रहता है। मगर चूंकि RLC सर्किट है तो ये AC है, और AC में हमको पता है कि जो टोटल वोल्टेज होते हैं VT बराबर होता है वो होता है रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC या VC माइनस VL, जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा के उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये फार्मूला होता है। तो हमको पता है कि यह है क्या, तो यहाँ पे साफ साफ है कि VR की वैल्यू कितनी है, रूट लगा देते हैं पहले। VR की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 है। ठीक है, फिर VL माइनस VC, देखिए VL और VC दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी जो हमारी टोटल वोल्टेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √25। कितनी हो जाएगी, √25, और √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मेरा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि हमको पता है कि जब VL का मान VC के बराबर हो जाता है तो वो कौन सा केस बनता है, तो सर वो केस बनता है मेरा रेजोनेंस का केस बनता है। याद रखना, जब VL बराबर VC हो जाते हैं तो वो केस किसका होता है, रेजोनेंस का। उस समय क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। जेड की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मगर इस सर्किट को क्या बोलते हैं, इस रेजोनेंस सर्किट को तो वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं। सही है, इतना चीज़ याद रखना है तुमको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन किससे दूर हटते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जब गुजर रहे हैं तो हमको पता है कि जो प्लेटें होती हैं, नेगेटिव प्लेट से दूर हटेगा कि पॉजिटिव प्लेट से, तो सर ये नेगेटिव प्लेट से दूर हटेगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या होगी, नेगेटिव प्लेट से दूर भागने का प्रयास करेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्या हो रही है, हमारी नेगेटिव निकल रही है, आयंस निकल रही है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खुद ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिपल्सिव इन नेचर के होंगे, तो ये क्या करेगा, हमेशा रिपल करेगा एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव प्लेट सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कि स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, जो स्लिप रिंग होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, इसका ऑप्शन अगले पेज पे है।
कि स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? बताओ, कार्बन, स्टील, कॉपर एलॉय या फिर एल्युमिनियम? तो स्लिप रिंग जो होते हैं मेनली बने होते हैं किसके? फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। किसके? फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं स्लिप रिंग। मगर जब ऑप्शन में नहीं है तो हम किसके तरफ जाएंगे? फिर तब हम चले जाएंगे कॉपर एलॉय की तरफ। सही है, किसके तरफ जाएंगे? फिर हम लोग जाएंगे कॉपर एलॉय की तरफ। सही है, कार्बन की ब्रश बनती है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? कॉपर एलॉय। और नहीं दिया होता तो स्लिप रिंग बनती किसकी है? तो सर फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनती है हमारी। और जो स्प्रिंग होती है इंस्ट्रूमेंट में वो भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही बनती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर आर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस? यानी कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग पर्पस में यूज़ करते हैं ये बताना है। ठीक है, ये सब चीज़ों का जवाब देना है। शंट जनरेटर कहाँ यूज़ करते हैं? सीरीज जनरेटर कहाँ यूज़ करते हैं? तो सीरीज जनरेटर का यूज़ होता है बूस्टर के रूप में। किसके रूप में होता है? ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट जनरेटर का बैटरी चार्जिंग ये सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, याद रखना, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं आर्क वेल्डिंग में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का यूज़ हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, याद रखना, आर्क वेल्डिंग में सदैव क्या दी जाती है? डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी सप्लाई दी जाती है किसमें? आर्क वेल्डिंग में। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ। ठीक है, डीसी सप्लाई में आर्क वेल्डिंग दी जाती है। और दूसरी जो हमारी कार्बन आर्क लैंप होती है उसमें भी डीसी सप्लाई ही दी जाती है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंडर कांस्टेंट लोड कंडीशन, कांस्टेंट लोड है, द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर किसके द्वारा अफेक्ट की जा सकती है? तो हमको पता है कि कांस्टेंट लोड कंडीशन है तो हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, जो डीसी मोटर है वो किससे अफेक्ट हो जाएगी? फ्लक्स एलॉन, यानी केवल फ्लक्स से, केवल आर्मेचर धारा से, बैक ईएमएफ से, या फिर आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स दोनों से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो हमारी एन बराबर क्या होती है? EB/5। और एन की इन्वर्सली लगा दें। EB की वैल्यू क्या होती है? V - IA/RA/5। तो ये IA की वैल्यू IA की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी। तो IA और फ्लक्स दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि हमारी क्या हो जाएगी? बोथ आर्मेचर एंड फ्लक्स एंड फील्ड फ्लक्स दोनों के द्वारा, आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स दोनों के द्वारा होती है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं जी। V - IR/5 सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन और है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि टोटल पावर किसी सर्किट की 12 वाट है, 4 इक्वल प्रतिरोध है सीरीज में, तो एक रेसिस्टर कितना खाएगा? टोटल पावर कितनी है? 12 है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो रेसिस्टर खाएगा अगर सीरीज में है तो पैरेलल की तरह खाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रतिरोध 12 खा रहा है, टोटल सर्किट में 12 वाट की खपत हो रही है। ठीक है, तो जो एक सर्किट रेसिस्टर खा रहा होगा वो कितना खा रहा होगा? चूँकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो हमको पता है कि पावर पैरेलल की तरफ जोड़ती है। तो 1/PT = 1/P1 1/P2 ऐसे करके जोड़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी मेरी वो आएगी 12×4, यानी 48 वाट क्या खा रहा होगा? एक रेसिस्टर 48 वाट खा रहा होगा। तो 4 कितने खाएंगे? तो P/N कर देते हैं तो कितना हो जाता मेरा? 12 आ जाता था टोटल। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सर 48 वाट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ये पैरेलल की तरह होता है तो फिर कितने हो जाते हैं? सीरीज की तरह, यानी 3 के 4 रहे होंगे। 3 वाट एक प्रतिरोध में खा रहा हुआ इसलिए 4 रहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन, क्या पूछा है कि जो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है? तो देखो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में ये वाली जो लॉस है कोर लॉस, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्ट्रे हानि होती नहीं है क्योंकि मैकेनिकल प्लस
आयरन लॉस होता है तो इसमें मैकेनिकल लॉस होता नहीं है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस वो भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे मेनली निर्भर करती है और फ्रिक्वेंसी इसमें कांस्टेंट होती है। किसमें? पावर ट्रांसफार्मर में। तो ये तो होगा नहीं। देखो ये जो हमारी कॉपर लॉसेस है ना, ये कॉपर लॉसेस लोड के साथ बदलती है, और हमको पता है कि जो लॉसेस जैसे जैसे लॉसेस बढ़ती घटती है एफिशिएंसी का मान बढ़ता घटता है। तो हमारे लिए कॉपर लॉस क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर हो जाता है। क्या कॉपर लॉस को कम रखोगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जब कॉपर लॉस बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगी एफिशिएंसी। तो कॉपर लॉस पे ही डिपेंड कर है ना, बाकी तो फिक्स है, इसको तुम चाह कभी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मगर तुम कॉपर को कम ज़्यादा करके, यानी तुम कॉपर पे डिपेंड होकर उसको चाहो तो एफिशिएंसी बढ़ा घटा सकते हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा, कॉपर लॉसेस। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, अ डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाई, यानी डीसी मोटर है तो कैसे पहचान पाओगे तुम? देखो बाहर से देखोगे तो तुमको डीसी एसी तो समझ में नहीं आएगा पहली कहानी। तो माउंटिंग तो सेम टू सेम रहेगा, माउंटिंग सेम टू सेम रहेगा। दूसरा कंडक्टर तो वही रहेगा एल्युमिनियम, वाइंडिंग वही रहेगी। और वाइंडिंग मान लो अंदर भी क्लोज है कि ओपन है तो अंदर रहेगा ना, बाहर थोड़ी पता चलेगा। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? कम्यूटेटर, क्योंकि एसी में कम्यूटेटर नहीं होता है और डीसी में कम्यूटेटर पाए जाते हैं। अगर जनरेटर है तो डीसी का कम्यूटेटर काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, और मोटर है तो एसी को डीसी में बदलने का काम किसका होता है? सॉरी, डीसी को एसी में बदलने का मोटर में काम होता है किसका? कम्यूटेटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, सॉरी सी जो है कम्यूटेटर, वो सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर कोई एक अच्छे प्रदीप्ति स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, इसमें कम लुमिन पर वाट होना चाहिए, आसानी से दिखत होना चाहिए, या कम रंग की प्रदीप्ति होनी चाहिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न ज़्यादा लाइट हो न कम लाइट हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है, न ज़्यादा लाइट हो न कम लाइट हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए कि जिससे मेरा काम हो सके। ठीक है, तो इसमें कम लुमिन वाट नहीं होना चाहिए, आसानी से दिखत होना चाहिए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि सफिशियंट लाइट हो। अब दिखने का मतलब ये नहीं कि 4 हैलोजन लगा दो तो वो भी दिखेगा ही, आसानी से दिख जाएगा, मगर पर्याप्त लाइटिंग होती है। कभी कभी ज़्यादा लाइटिंग भी चुभने लगती है, तो पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। सही है। चलो, जो सीआरओ है मेनली वो मेरा क्या है? अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है, क्या है वो? सीआरओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बताएंगे सीआरओ मेनली क्या है मेरा? अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, या वाट आवर मीटर है। और सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और सीआरओ की धड़कन किसको बोलते हैं? दिल जान फेफड़ा, तो सीआरटी को, यानी कैथोड रे ट्यूब को बोलते हैं। सही है, तो ये जरूर याद रखना क्या होना चाहिए? अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। इसका कमेंट में ज़रूर कर देना बाबू। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 हो गया। हाँ देखो, बाइनरी कोलन निकालना है किसका? डेसिमल 58 है, यही निकालना है 58 का, यही है ना। चलो इसको करके देखते हैं। इसको देखो, सबसे सिंपल तरीका हम बताते हैं। इसमें क्या है? ये क्या लिखा हुआ है ऑप्शन? ये 58 है ना। ये देखो, ये कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, और ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में 1 है। ठीक है, और ये भी लास्ट में 1 है। और इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो तुम देखो इधर सारे इवन है, जैसे कि तुमको ये पता होगा ना, 1 1 0 1 0 ऐसे है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 होती है ना, फिर ये 2 के पावर 1 होती है, फिर ये 2 के पावर 2 होती है, और ये 2 के पावर 3 होती है, और ये 2 के पावर 4 होती है। तो देखो ये 2 4 8 और ये 16 हो जा रहा है। सही है, मगर यहाँ पे किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है। यानी चाहे जितना भी सब में जोड़ दो, लास्ट में ये 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ये तो कभी नहीं हो सकते। सही है, ये वैल्यू याद रखोगे तभी समझ पाओगे। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा, और जब ये नहीं हो सकता तो और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है,
इसको देखते हैं, जब वो नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब होगा तो ऑप्शन नंबर ए और डी ही में से होगा। चलो ये बताओ इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बताए थे। इसकी प्लेस वैल्यू 2 वैल्यू 1 होती है, मगर यहाँ पे 0 है तो ये कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे 1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे 0 है तो 4 होता, तो है नहीं। देखो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था। यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू ये 2 है, तो 2 लिख दिए क्योंकि 1 था। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू इसके पीछे वाली ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू 16 होती है और इसकी वैल्यू 32 होती है। सही है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 32 16 48 48 हुए। 48 8 कितने हो गए, 32 16 48 48 8 कितने हो गए, 56। और ये 2 कितने हो गए मेरे, 58। तो यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अब कैसे किए, एक बार फिर से देख लो। देखो हम किए क्या, इसकी प्लेस वैल्यू होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2 की पावर 0 यानी 1। इसकी प्लेस वैल्यू, इसके बगल में जो 1 है, ठीक है, दिख रहा है ना, 0 के बगल में जो 1 है, इधर से करते हुए चल रहे हैं, याद रखना। 0 है, 0 के बगल में जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। इसके बगल में जो 0 उसकी वैल्यू होगी 4, यानी उसके प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 4 होगा। फिर जो 1 है उसका 8 होगा, फिर उसके बाद जो है उसका 16 होगा, और जो उसके बाद है उसका 32 होगा। तो ये बताओ कहाँ कहाँ 1 1 है। एक 32 वाले पे 1 मिल रहा है, 16 वाले पे 1 मिल रहा है, 8 वाले पे 1 मिल रहा है, 4 पे नहीं मिल रहा है, और सिर्फ केवल और केवल 2 पे मिल रहा है। इस 4 वाले पे 0 मिल रहा था ना बीच में। तो जिस पे 1 है केवल उसको जोड़ दो। तो देखो 32 16 48 48 8 56 56 2 हमारे कितने हो गए, 50 हो गए। दिख रहा है ना, ये 32 16 48 48 8 56 56 2 हमारे कितने हो गए, 58। तो इसी आपसे हम ये कह सकते हैं कि मेरे जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा 11010 सही हो जाएगा। ठीक है। और इसको सिंपल करने का तरीका अगर देखना चाहते हो तो इसको फिर कैसे करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखो। तो इसको करना पड़ता है हमको, 58 है, सही है, 2 से लेकर कितनी बार में गया, 9 बार में। बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 0। फिर इसको 2 बार में ले गए, कितना बचा, 14। 14 दूनी 28 होता है, बचा 1। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुमको। तो देखो यहाँ पे 0 1 आया। अब देखो फिर इसको 2 से ले जाओगे 7, फिर क्या बचा, 0। फिर 2 से ले जाओगे क्या बचेगा, 3, फिर क्या बचेगा, 1। अब देखो इसको ये पीछे गया है मेरा, 0 1 0 1, पीछे से देखो 0 1 0 1, केवल यही मिल रहा है। तो ये मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेथड जो है सबसे सिंपल मेथड है, किसके, इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल मतलब सबसे सस्ती विधि जो है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की। तो देखो सबसे सस्ती विधि की बात करें तो यही होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर में तो थोड़े पैसे लगेंगे। पोनी मोटर जो स्टार्ट होता है वो किसके लिए होता है, सिंक्रोनस मोटर के लिए होता है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पोनी मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, कभी कभी पोनी मोटर का भी यूज़ करते हैं सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए सिंक्रोनस मोटर को, तो वो नहीं यूज़ करेंगे। इंडक्टेंस स्टार्ट होगा नहीं। ये जो रेसिस्टेंस स्टार्ट होता है ये सबसे सरल विधि होती है। ठीक है, 2 वाइंडिंग में तोड़ दिए, बस अपना क्या हो गया, जहाँ 2 फ्लक्स कम से कम 2 फ्लक्स होनी चाहिए ना रोटेटिंग टॉर्क के लिए, तो 2 फ्लक्स जहाँ मिला ये अपना घूर्णीय बलागुण उत्पन्न किया और काम करना चालू। तो 4th जो है हमारा ऑप्शन नंबर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग, वो सबसे बेस्ट मेथड होती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। यानी सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलते हैं कि आर्मेचर प्रकार के दोनों अल्टरनेटर समान होना, दोनों अल्टरनेटर की समान क्षमता होना, दोनों की आवृत्ति समान होना, या दोनों आवृत्तियों की गति समान होना। तो हमको पता है कि सिंक्रोनाइजेशन तभी बोलते हैं जब दोनों अल्टरनेटर की जो गति है वो क्या हो, समान हो। अगर
पहला वाला अल्टरनेटर, अगर पहला अल्टरनेटर 500 की स्पीड पे चल रहा है तो दूसरा भी अल्टरनेटर कितने पे चलना चाहिए, 500 की स्पीड पे, तब बोलते हैं वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सिंक्रोनाइजेशन का सही एग्जाम्पल है कि दोनों आवृत्तियों की गति समान होनी चाहिए, यानी दोनों अल्टरनेटर की अगर गति समान है तब बोलते हैं ये सिंक्रोनाइजेशन पे है। सही है। चलो, सिंक्रोनस अल्टरनेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना, इसको याद रखना, खासकर इसके पावर फैक्टर कि लीडिंग पे क्या होता है डिमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज, या लैगिंग पे क्या होता है मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का जस्ट उल्टा पावर फैक्टर वाला काम करता है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, पावर एम्पलीफायर विथ लो एफिशिएंसी है, जो पावर एम्पलीफायर है उसकी लो एफिशिएंसी होती है, क्यों, लो फॉरवर्ड बायस, लो रिवर्स बायस, या मोर डीसी पावर कंजम्पशन। तो सबको पता है कि जहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है वहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, प्रोवाइड अ पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इनसाइड द कंट्रोल पैनल। अच्छा, कंट्रोल पैनल के लिए हम कंट्रोल पैनल के लिए अंदर से विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है रेसवे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सर रेसवे। रेसवे का काम क्या होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर जो विद्युत तारों के लिए ले जाने के लिए एक मार्ग होता है, एक तरीके से कहें तो चैनल बना होता है ऐसे ऐसे, इसके अंदर से एल्युमिनियम GI की होती है, इसके अंदर से तारे वो जाते हैं। ठीक है, और ये छोटा छोटा इसमें होल रहता है, सही है, स्क्रू फंसाने के लिए कि उसको कसा जा सके, तो इसको बोलते हैं रेसवे। ठीक है, तो बाबू सेशन पसंद है और क्वेश्चन का लेवल पसंद है, जो किसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे CTI में आते हैं, जो फाइनल ईयर के CTI हैं उन सभी में BSPCL में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BSPCL ये सब UPPCL। ठीक है, तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।